जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम People are applauding. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 23 अगस्त 2023 शाम 6 बजे लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, तो वहीं भारत लूनर सरफेस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत के विक्रम लैंडर ने लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग करने के कुछ देर बाद ही एक बहुत ही शानदार फोटो भेजी है। इस फोटो में आपको विक्रम लैंडर के पैर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आप इस फोटो में लूनर साउथ पोल को भी देख सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडर ने एक फोटो और एक वीडियो भी भेजा है जो सच में बहुत ही जबरदस्त है, जिसे मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो और फोटो को देखकर आपको सच में भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये वीडियो और फोटो भारतीय उन लोगों के लिए है जो बात बात में सबूत मांगते हैं। गलत है, मुझे मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती। भारत ने चांद पर अपने कदम रखकर एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। भारत की इस सफलता को देखकर नासा ने इसरो के लिए ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई है। क्या कहा नासा ने इसरो के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। तब तक हम भारत के चंद्र मिशन का कंपैरिजन दुनिया के चंद्र मिशन के साथ कर लेते हैं, ताकि हम इस बात को अनुभव कर सके कि भारत का यह चंद्रयान मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। यह दूसरा मौका था जब किसी देश ने दूसरे प्रयास में लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। दुनिया में सबसे पहले लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्लानिंग अमेरिका ने बनाई थी, लेकिन अमेरिका को 6 बार के फेल मिशन के बाद लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता मिली। अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 से लेकर 14 दिसंबर 1972 तक कुल 31 चंद्र मिशन लॉन्च किए थे, जिनमें से 17 मिशन फेल हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने 12 सितंबर 1959 में लूना 2 की लूनर सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। रूस ने 23 अगस्त 1958 से लेकर 9 अगस्त 1976 तक करीब 33 चंद्र मिशन लॉन्च किए थे, जिनमें से 26 मिशन फेल हुए थे। ऐसे ही भारत ने भी अभी तक 3 चंद्र मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सिर्फ 2 ही मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से चंद्रयान 2 मिशन 99% सक्सेसफुल होने के बाद क्रैश कर गया था। तो वहीं भारत ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त कर ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को लूनर सरफेस तक पहुंचने में करीब 42 दिन का वक्त लगा, जबकि रूस के लूना फर्स्ट को 2 जनवरी 1959 को लॉन्च किया गया था और यह मात्र 36 घंटे में ही लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया था। यह आज तक का सबसे तेज चंद्र मिशन था। भारत ने भले ही लूनर साउथ पोल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है, लेकिन 23 अगस्त से 4 दिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि भारत को टक्कर देने वाला था रूस का लूना 25। 11 अगस्त 2023 को रूस ने लूनर साउथ पोल के लिए एक चंद्र मिशन लॉन्च किया। रूस का यह मिशन भारत के चंद्र मिशन की तरह ही पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने की बजाय सीधे मून ऑर्बिट तक पहुंचा था। लूना 25 की प्रोग्रेस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यह चंद्रयान 3 से ठीक 2 दिन पहले यानी 21 अगस्त को लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। एक बार तो सभी को यही लग रहा था कि रूस इस रेस को भारत से पहले ही जीत लेगा, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि भारत इस बार फेल नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को लूना 25 की फाइनल डीबूस्टिंग के टाइम इसके थ्रस्टर ने इतना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट किया कि यह एक अननोन ऑर्बिट में चला गया, जिसके बाद यह सीधे लूनर सरफेस से टकराकर क्रैश कर गया। रूस का यह मिशन जल्दबाजी के कारण बर्बाद हुआ, जबकि इसरो ने कोई जल्दबाजी नहीं की और रिजल्ट आप सभी के सामने है कि आज दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसी भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। भारत के चंद्र मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उस खबर को सुनकर आपको इंडियन होने पर गर्व जरूर होगा। आपको गर्व होगा कि सच में इसरो दुनिया के ताकतवर देशों को सीधी टक्कर दे रहा है। उस खबर को मैं इस वीडियो के एंड में रिवील करूंगा। इस बार इसरो ने मिशन की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। हर स्टेज को अलग अलग टेस्ट किया गया था और पिछली गलतियों को भी सुधारा गया था। इसरो ने लैंडर और रोवर में लगे सेंसर और नेविगेशन सिस्टम की जांच भी अलग अलग की थी। इस फेज को
कोल्ड टेस्टिंग कहा जाता है। हम जानते हैं कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण यहाँ पर दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वहीं मून के साउथ पोल पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचने के कारण यहाँ का एवरेज टेम्परेचर करीब -13 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में सेंसर काम करेंगे या नहीं और इस सिचुएशन में सिग्नल कितनी देर से आएगा, इसे टेस्ट करने के लिए इसरो ने एक जुगाड़ लगाया। इसरो सच में जुगाड़ से ही चलता है। इस तरह के सेंसिटिव सेंसर की टेस्टिंग करने के लिए एक वैक्यूम चैम्बर में लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम गैस को काम में लेकर स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण इसरो ने सभी सेंसर्स को हेलीकॉप्टर की हेल्प से हाई एल्टीट्यूड पर ले जाकर टेस्ट किया, जहां का टेम्परेचर मून के साउथ पोल के एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा -18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसरो के कम बजट और उनकी टेक्निक्स को देखकर तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा है इसरो को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कम से कम बजट दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसरो नए नए इनोवेटिव आइडियाज एक्सप्लोर नहीं कर पाता। कोल्ड फेज इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लैंडर की लैंडिंग के लिए 3 सेंसर, लैंडर पोजीशन डिटेंशन कैमरा LPDC, लेजर डोपलर वेलोसिटी LDV, लैंडर हैजार्ड डिटेंशन एंड अवॉइडनेस कैमरा LHDAC की टेस्टिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये सेंसर लैंडिंग के लिए सही जगह को चूज करने और सेफली सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। सेंसर की टेस्टिंग के बाद थ्रस्टर की टेस्टिंग जरूरी थी, क्योंकि थ्रस्टर ही लैंडर को सेफली लैंड करवा सकते थे। इसके लिए लैंडर में 2 टाइप्स के थ्रस्टर लगाए गए थे। पहला लिक्विड अपोजी मोटर LAM, जो लैंडिंग के टाइम लगातार थ्रस्ट करता रहता है। यह थ्रस्टर लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जब लैंडर मून सरफेस पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ता है तब उसकी स्पीड 6100 किलोमीटर पर होवर होती है, जिसे मून सरफेस तक आने 0 तक लाना होता है। इसलिए इस थ्रस्टर को लगातार चलाया जाता है। इस थ्रस्टर में फ्यूल के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को काम में लिया जाता है, जो आपस में मिलकर एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरे टाइप्स के थ्रस्टर, जिन्हें रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर कहा जाता है, ये थ्रस्टर लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन को बदलने का काम करते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि ये गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील्स की तरह काम करते हैं। विक्रम लैंडर की लैंडिंग सिर्फ थ्रस्टर के दम पर ही सक्सेस नहीं हो सकती थी, इसलिए लैंडर के लेग्स की टेस्टिंग की गई। इसके लिए इसरो ने लैब में ही आर्टिफिशियल मून सरफेस बनाई और उस पर अलग अलग एंगल से लैंडर की लेग्स को टेस्ट किया गया, ताकि लैंडिंग के टाइम लैंडर अनबैलेंस नहीं हो। लैंडर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसके लेग्स में शॉक्स एब्जॉर्बर लगाए गए थे, क्योंकि लैंडिंग के टाइम मून सरफेस से टकराने के कारण सरफेस के अपोजिट शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, जिसे यदि ऑब्जर्व नहीं किया जाए तो लैंडर हवा में बॉल की तरह उछल जाएगा और मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए लैंडर की लेग्स में एयरप्लेन के शॉक्स एब्जॉर्बर लगाए गए थे। यही कारण था कि इसरो का मानना था कि यदि लैंडिंग करते वक्त यदि लैंडिंग के लिए जरूरी सभी सेंसर खराब भी हो जाते हैं तो भी सेफली लैंडिंग तो होकर ही रहेगी। इसके अलावा इन लेग्स में माइक्रो स्टार और टच डाउन सेंसर भी लगाए गए थे, जिन्होंने मून सरफेस को स्कैन करके उसकी वर्चुअल मैपिंग तैयार की। जिसके बाद लेग्स में लगे एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर ने लेग्स को सही एंगल में एडजस्ट किया, ताकि लैंडिंग के टाइम लैंडर थोड़ा सा भी अनबैलेंस नहीं हो। जब लैंडर में लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर को लैंडिंग के लिए सही लोकेशन का सिग्नल मिला तो अगले 73 सेकंड में लैंडर मून सरफेस पर लैंड कर गया। लैंडिंग के करीब 4 घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला गया, जो लैंडर में लगे रैंप से बाहर आया और लूनर सरफेस पर चलने के लिए तैयार था, जिसकी पहली इमेज विक्रम लैंडर ने धरती पर भेजी है, जो सच में बहुत ही कमाल की है। जिस फोटो का आप वीडियो की शुरुआत से ही इंतजार कर रहे थे वो इमेज ये है, जिसमें रोवर प्रज्ञान के व्हील्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लैंडर ने रोवर के रैंप पर चलने का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे लूनर सरफेस की ओर जा रहा है, जिसे देखना अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव है। लूनर सरफेस पर पहुंचने के बाद रोवर ने रिसीव एंटीना की हेल्प से विक्रम के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया। इस एंटीना की रेंज 500 मीटर है, इसलिए रोवर सिर्फ 500 मीटर तक ही वॉक करेगा और लूनर सोइल के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा।
जिसका डेटा वह लैंडर को भेजेगा और लैंडर विक्रम इस डेटा को इसरो सेंटर तक भेजेगा। लूनर सरफेस पर मौजूद सोइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का काम रोवर में लगे सेंसर APXS और LIBS अंजाम देंगे, जिसमें लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स मून सोइल्स के पार्टिकल्स को हाई एनर्जी लेजर के थ्रू एक्साइटेड करेगा, जिससे अलग अलग वेवलेंथ की वेव जनरेट होगी, जिन्हें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS से डिटेक्ट करके उनको एनालाइज किया जाएगा और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मून सोइल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। चंद्रयान फर्स्ट ने मून साउथ पोल पर पानी की खोज की थी। अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 लूनर सरफेस से जुड़ा कौन सा नया राज खोलने वाला है। रोवर के निशान लूनर सरफेस पर हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं, क्योंकि रोवर के व्हील्स पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बना हुआ है और ये निशान लाखों सालों तक इसी तरह से बने रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इस कारण से वहां पर हवा नहीं चलती और ये निशान नहीं मिटेंगे, जो भविष्य के हर अभियान के समय दुनिया को यह याद दिलाएंगे कि इस जगह पर भारत ने सबसे पहले अपने कदम रखे थे। लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग से जुड़ा भारत का यह कदम इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत ने चांद के उस हिस्से पर लैंडिंग की है जहाँ चांद के जन्म से लेकर आज तक मानव मिशन तो छोड़िए, सूरज की कोई किरण भी नहीं पहुंची। यही कारण है कि नासा को यह कहना पड़ा कि चंद्रयान 3 मिशन पर आपका पार्टनर होने पर हमें खुशी है। आज से पहले नासा के साथ पार्टनर होने में दुनिया को खुशी होती थी। आज वक्त बदल चुका है और नासा को इसरो के साथ काम करके खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। बदले हुए वक्त से याद आया कि मैं तो आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बताना ही भूल गया। जब वक्त बदल चुका है तो दुनिया में भारत की साख भी बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इसरो के सक्सेसफुल स्पेस मिशन के कारण दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और स्पेस एजेंसीज इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA इसरो के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम शुरू करने वाली है, जिसमें लैंडर इसरो की टेक्निक से ही बनाया जाएगा। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इसरो के साथ मिलकर एक्सोवर्ल्ड नाम का एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट कभी इसरो के साथ काम नहीं करना चाहते थे, वे इंस्टीट्यूट आज खुद इसरो के साथ काम करना चाहते हैं। ये सब मुमकिन हुआ इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और इसरो में इन्वेस्ट करने वाले स्पेस स्टार्टअप्स के कारण, जिसके चलते इसरो का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि सरकार भी लगातार इसरो के बजट को बढ़ा रही है। यदि इसरो के बजट को शुरुआत से ही बढ़ाया जाता तो शायद आज इसरो दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यह तय है कि आने वाला वक्त भारत और इसरो का है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।